जब हम दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद कोई कोई डरावनी फिल्म का किरदार, है ना? हाँ बिल्कुल, अंधेरे में छुपा हुआ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो एक 8 साल का बच्चा था। 8 साल का? हाँ, जिसने एक के बाद एक 3 बच्चों की जान ली। ये तो यकीन करना भी मुश्किल है। और ये कोई फिक्शन नहीं है। नहीं, ये भारत के बिहार की एक सच्ची और बहुत परेशान करने वाली घटना है। तो आज हम इसी अजीब और दहला देने वाले केस को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है उनमें एक YouTube डॉक्यूमेंट्री है जो कहानी बताती है, एक एकेडमिक केस स्टडी है जो मनोवैज्ञानिक पहलुओं को देखती है, और भारत के किशोर न्याय कानूनों पर एक कानूनी विश्लेषण भी है जो हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। बिल्कुल। आज हमारा मकसद सिर्फ अमरजीत साड़ा की कहानी दोहराना नहीं है। सही बात है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मामला क्या बताता है बच्चों के अपराध के बारे में, समाज के बारे में और हमारी न्याय प्रणाली के सामने जो चुनौतियां हैं उनके बारे में। तो चलिए इस कहानी के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और कानूनी पहलुओं की गहराई में उतरते हैं। चलिए। तो कहानी शुरू होती है साल 2007 से। जगह है बेगूसराय जिला, हम्म मुशारी गांव। हम्म एक महिला है कौशल्या देवी। वो अपने 6 महीने की बेटी खुशबू को आंगन में सुलाकर घर के काम में लग जाती हैं। और जब वो वापस आती हैं, खुशबू गायब है। जाहिर है गांव में हड़कंप मच गया होगा। बिल्कुल, सब लोग ढूंढने लगते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है। और छानबीन के दौरान कुछ लोगों का शक गांव के ही एक 8 साल के लड़के अमरजीत साड़ा पर जाता है। 8 साल के बच्चे पर? हाँ, और यहीं से ये मामला एक बहुत ही अजीब मोड़ लेता है। कैसे? जब पुलिस अमरजीत से पूछताछ करने पहुंचती है तो उसके चेहरे पर न कोई डर था न कोई घबराहट। वो बड़े ही शांत तरीके से पुलिस वालों से कहता है, पहले बिस्किट लाओ फिर बताता हूँ। 1 मिनट, क्या कहा? बिस्किट? ये तो मतलब उस बच्चे को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने क्या किया है, या फिर उसे परवाह ही नहीं थी? यही तो इस केस का सबसे डरावना पहलू है, उसे रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। अच्छा। बिस्किट मिलने के बाद वो जो बताता है वो सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। उसने कबूल कर लिया? हाँ, वो कबूल करता है कि वही खुशबू को उठाकर पास के खेत में ले गया था। वहां उसने पहले ईंट से उसका सिर कुचला और फिर गला घोटकर उसे मार डाला। और ये सब बताते हुए, जैसा कि स्रोतों में है, वो मुस्कुरा रहा था। ये सोचना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन पुलिस की जांच ने एक और भी भयानक सच सामने लाया। खुशबू की हत्या अमरजीत का पहला अपराध नहीं थी। मतलब इससे पहले भी? हाँ, हमारे स्रोतों से पता चलता है कि करीब 8 महीने पहले उसने अपनी 6 महीने के चचेरे भाई की हत्या की थी। तरीका वही था। बिल्कुल वही तरीका। और कुछ ही महीने बाद उसने अपनी 8 महीने की सगी बहन को भी मार डाला था। 2 और हत्याएं, और किसी को पता नहीं चला? परिवार ने कुछ नहीं किया? उन्होंने इस बात को छुपाया? क्यों? दोनों ही मौकों पर परिवार ने इसे बचपन की नादानी या गलती मानकर मामले को दबा दिया। शायद गरीबी, बदनामी का डर, समझ की कमी, इन सब ने मिलकर उन्हें ये सच दुनिया से छुपाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन गलती और गुनाह में बहुत बड़ा फर्क होता है। यहाँ तो एक पैटर्न था, एक तरीका था। परिवार को ये नजर नहीं आया। शायद वो देखना ही नहीं चाहते थे, या शायद वो ये मानने से डर रहे थे कि उनका अपना बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है। और उनकी इसी चुप्पी ने उनकी इसी नासमझी और चुप्पी ने अमरजीत को और अपराध करने का मौका दिया। वो समझ ही नहीं पाए कि उनके बच्चे के अंदर किस तरह का अंधेरा पल रहा था। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? एक 8 साल का बच्चा बिना किसी वजह के ऐसा क्यों करेगा? कोई मकसद था? स्रोतों के अनुसार कोई मकसद नहीं था। जब पुलिस ने पूछा कि उसने बच्चों को क्यों मारा, तो उसका जवाब और भी चौंकाने वाला था। क्या कहा उसने? उसने कहा कि उसे ऐसा करके मजा आता था। मजा आता था? हाँ। उसने ये भी बताया कि जब बच्चे रोते थे तो उसे और ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी। ये सुनना भी अपने आप में बहुत परेशान करने वाला है। ये तो किसी मानसिक बीमारी की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की भूमिका आती है। केस स्टडी और रिपोर्ट्स के मुताबिक जब मनोचिकित्सकों ने अमरजीत का मूल्यांकन किया तो उसे 2 गंभीर मानसिक बीमारियों का पता चला। कौन सी? कंडक्ट डिसऑर्डर और सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इन्हें अगर आसान भाषा में समझाएं तो? जरूर। कंडक्ट डिसऑर्डर का मतलब है कि बच्चे में लगातार ऐसा व्यवहार दिखता है जहां वो सामाजिक नियमों को तोड़ता है, दूसरों को परेशान करता है, मतलब एक तरह का आक्रामक व्यवहार। ठीक है। लेकिन सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर इससे कहीं ज्यादा गंभीर है।
इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसे दूसरों को दर्द और तकलीफ पहुंचाकर एक तरह की खुशी या सुकून मिलता था। मतलब उसे दूसरों का दर्द महसूस नहीं होता था, बल्कि अच्छा लगता था। हाँ, उसके अंदर से सहानुभूति यानी एम्पैथी और पछतावा यानी रिमोर्स जैसी भावनाएं लगभग खत्म हो चुकी थी। उसके लिए दर्द, मौत और इंसानियत में कोई फर्क नहीं बचा था। ये कोई गुस्से में किया गया अपराध नहीं था। नहीं, ये सोची समझी क्रूरता थी जिससे उसे आनंद मिल रहा था। ये समझना ही नामुमकिन सा लगता है। ऐसे में कानून क्या करता है? जब अपराधी कोई शैतान नहीं बल्कि एक 8 साल का बच्चा हो, तो न्याय का क्या मतलब रह जाता है? और इसी मानसिकता ने कानून के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। भारतीय कानून के अनुसार अमरजीत एक नाबालिग था और उस समय के कानून के तहत अपराध चाहे कितना भी भयानक क्यों ना हो, 7 साल से ज्यादा और 12 साल से कम उम्र के बच्चे को जेल नहीं भेजा जा सकता था अगर ये साबित हो जाए कि उसमें अपने काम की प्रकृति को समझने की परिपक्वता नहीं थी। और 8 साल के बच्चे के लिए तो सवाल ही नहीं था। बिल्कुल। तो फिर उसके साथ क्या हुआ? उसे बिहार के मुंगेर में एक बाल सुधार गृह यानी जुवेनाइल होम में भेज दिया गया। सजा देने के लिए नहीं। नहीं, सुधारने के लिए। कानून का मकसद यही था। उसे वहां 18 साल की उम्र पूरी होने तक रखा जाना था, जहां उसे थेरेपी और शिक्षा के जरिए सुधारने की कोशिश की जानी थी। और ये मामला हमें भारत की किशोर न्याय प्रणाली की एक बड़ी तस्वीर देखने पर मजबूर करता है। स्रोतों से पता चलता है कि ये जो सुधार वाली सोच है, ये हमेशा से हमारे कानून का आधार रही है। सही कहा। भारत में किशोर न्याय का इतिहास बहुत पुराना है। अंग्रेजों के जमाने में भी अप्रेंटिस एक्ट 1850 और रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1897 जैसे कानून थे, जिनका मकसद सजा देना नहीं था। नहीं, मकसद था बच्चों को कोई हुनर सिखाकर सुधारना। आजादी के बाद भी चिल्ड्रन एक्ट 1960 इसी सोच पर आधारित था। इसे पेरेंट्स पैट्रिए का सिद्धांत भी कहा जाता है ना? हाँ, पेरेंट्स पैट्रिए एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है राष्ट्र का जनक। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य बच्चों का अंतिम अभिभावक होता है। और एक अभिभावक की जिम्मेदारी बच्चों को सजा देना नहीं बल्कि उनकी देखभाल और सुधार करना है। बिल्कुल। दशकों तक भारत का किशोर न्याय कानून इसी सिद्धांत की नींव पर खड़ा रहा। लेकिन क्या ये सिद्धांत हमेशा काम करता है? मेरा मतलब है, क्या समाज हमेशा पुनर्वास के लिए तैयार रहता है, खासकर जब अपराध बहुत भयानक हो? मुझे वो 2012 वाला दिल्ली गैंगरेप मामला याद आ रहा है। आपने बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है। 2012 का दिल्ली गैंगरेप केस वो इस पूरे सिस्टम के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हाँ, क्योंकि उस केस में एक आरोपी की उम्र 18 साल से कुछ ही महीने कम थी। मुताबिक उसे सिर्फ 3 साल के लिए सुधार गृह भेजा गया, जबकि बाकी दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। और इस बात पर पूरे देश में मतलब जबरदस्त गुस्सा था। लोगों का कहना था कि अगर अपराध वयस्कों जैसा है तो सजा बच्चों वाली क्यों? बिल्कुल। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए और मांग उठी कि जघन्य अपराधों में शामिल किशोरों के लिए कानून को और सख्त बनाया जाए। और इसी जन आक्रोश का नतीजा था किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015। इस कानून ने क्या बदला? इसने एक बहुत बड़ा और विवादास्पद बदलाव किया। आप सोचिए, एक घटना के प्रति देशव्यापी गुस्से ने भारत के लगभग 150 साल पुराने कानूनी सिद्धांत को बदल दिया। बच्चे को सुधारो वाली सोच से हम समाज को बचाओ वाली सोच की तरफ झुक गए। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। और ये बदलाव था क्या? इस कानून ने एक नया प्रावधान जोड़ा। इसके तहत अगर 16 से 18 साल का कोई किशोर 16 से 18 हाँ, 16 से 18 साल का कोई किशोर बलात्कार या हत्या जैसे किसी जघन्य अपराध यानी हीनस क्राइम में शामिल पाया जाता है, तो उस पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन ये फैसला कौन लेता है कि केस बच्चों की अदालत में चलेगा या बड़ों की? ये फैसला किशोर न्याय बोर्ड यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या जेजे भी लेता है। अच्छा। बोर्ड पहले एक मूल्यांकन करता है। वो ये देखता है कि क्या उस किशोर में अपराध की गंभीरता और उसके नतीजों को समझने की मानसिक और शारीरिक क्षमता थी, क्या वो अपराध की परिस्थितियों को समझता था। और इन सब बातों के आधार पर बोर्ड तय करता है हाँ, कि केस बच्चों की अदालत में ही रहेगा या उसे वयस्क अदालत में भेजा जाएगा। लेकिन अगर हम अमरजीत के मामले पर वापस लौटें तो ये साफ है कि 2015 का कानून उस पर लागू नहीं होता। एक तो उसके अपराध 2007 में हुए थे और दूसरा वो उस समय सिर्फ 8 साल का था, 16 का नहीं। सही बात है, लेकिन उसका मामला उस बहस का एकदम सटीक उदाहरण है जिसके कारण ये कानून बना। एक तरफ पुनर्वास का सिद्धांत है जो कहता है कि हर बच्चे को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। दूसरी तरफ समाज की सुरक्षा और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग है। 2015 का कानून कहीं ना कहीं दंड की तरफ झुकाव दिखाता है।
पर क्या ये झुकाव सही है? मेरा मतलब है, क्या एक 16 साल के बच्चे को बड़ों की जेल में डाल देना वाकई में कोई हल है? यही इस कानून की आलोचना का सबसे बड़ा आधार है। कई मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि किशोरों का मस्तिष्क, खासकर दिमाग का वो हिस्सा जो निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हाँ, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो 20-22 साल की उम्र तक पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि वो शायद अपने एक्शन के नतीजों को उस तरह नहीं समझ सकते जैसे एक वयस्क समझता है। बिल्कुल। आलोचकों का यही तर्क है कि उन्हें वयस्क आपराधिक न्याय प्रणाली में डालने से उनके सुधरने की संभावना कम हो जाती है और उनके दोबारा अपराध करने का खतरा बढ़ जाता है। वयस्क जेलों का माहौल उन्हें और ज्यादा हार्डन्ड बना सकता है। सही। ये तो एक बहुत ही मुश्किल दुविधा है। एक तरफ विज्ञान और मनोविज्ञान है, दूसरी तरफ समाज का गुस्सा और सुरक्षा की भावना। और इस सब के बीच अमरजीत साडा का क्या हुआ सुधार गृह में रहने के बाद? 2016 में जब अमरजीत 18 साल का हुआ तो कानून के अनुसार उसे रिहा कर दिया गया। रिहा कर दिया गया? हाँ, ये भी हमारे सिस्टम का एक हिस्सा है। सुधार गृह में अपनी अवधि पूरी करने के बाद उसे एक नई पहचान दी गई, एक नया नाम दिया गया, ताकि वो समाज में वापस एक नई शुरुआत कर सके। मतलब वो आज हमारे आपके बीच ही कहीं रह रहा है, एक नई पहचान के साथ, और किसी को नहीं पता कि वो कौन है? हाँ, आज वो कहाँ है, क्या कर रहा है, ये एक राज है। और यही इस मामले से जुड़े सबसे बड़े सामाजिक सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। क्या कुछ सालों की थेरेपी और काउंसलिंग एक ऐसे व्यक्ति को पूरी तरह से बदल सकती है जिसे दूसरों को दर्द देने में खुशी मिलती हो? क्या हमारा समाज उसे वाकई में एक दूसरा मौका देने के लिए तैयार है, या हम सिर्फ एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हैं? ये सोचना भी बहुत अजीब है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत के बाद हम कहानी, मनोविज्ञान और कानून तीनों पहलुओं से गुजरे हैं, लेकिन अंत में एक सवाल दिमाग में घूम रहा है। और वो क्या है? जब एक बच्चे का अपराध इतना चरम पर हो, इतना भयावह हो, तो समाज का पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? उस बच्चे का पुनर्वास या बाकी समाज की सुरक्षा? अमरजीत साडा, जो अब एक गुमनाम चेहरे के साथ हमारे बीच ही कहीं रह रहा है, ये सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है। क्या सुधार की गुंजाइश हमेशा मौजूद होती है, या कुछ अपराध इतने भयानक होते हैं कि वो हमेशा के लिए सिर्फ एक चेतावनी बनकर रह जाते हैं?